अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। खातिन हज़रात, हमने पिछले दिनों में देखा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक रैप्रोचement का जो अमल है, वो शुरू होता हुआ नज़र आया था कि हमने देखा कि दोनों तरफ से कुछ इस तरह के इक़दामात किए गए, जैसे यूँ लगा कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ जो बर्फ़ है, वो पिघलना शुरू हुई है। और फिर हमने देखा कि पैगामात भी एक-दूसरे के आए और एक थोड़ा-सा तो एक कैमराडरी जिसको कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान थोड़ी-सी उसमें एक रे ऑफ होप नज़र आनी शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की ईसीसी का फैसला आया, फिर वो कैबिनेट ने उसको ओवरटर्न कर दिया और इस तरह के मामला जो देखे हमने और फिर ऐसे लगा कि जैसे एक लल सा आ गया है और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कोई इस पे एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। इसका ज़रा आज तजिया करेंगे, हमारा जो रेगुलर शो है माशाल्लाह कपिल काक साहब के साथ। और दूसरी बात जो है, वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर की क्या सूरत-ए-हाल है, वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। आज भी मैं पढ़ रहा था कि शोपियां में वहाँ पे मस्जिद की भी डेस्करेशन हुई है, उसकी क्या तफ़सीलात हैं? ख़ास तौर पे जो हालात इंडिया उनको कंट्रोल करने की पोज़ीशन में है और नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पे जो सूरत-ए-हाल होगी उसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब, उनसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं जी आप? मॉर्निंग हजूर, बहुत ठीक हूँ। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। लेकिन टू जी स्टार्ट विद माशी साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान की तरह और बल्कि पूरी दुनिया की तरह जो ये जो सेकंड थर्ड वेव आई हुई है कोविड की, उसने इंडिया को भी ग्रिप किया हुआ है। स्पेशली मैं देख रहा था कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली के हवाले से ये कहा है कि सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस कोट एंड कोट। और फिर मैं देख रहा था कि सोनिया गांधी साहिबा ने भी अपनी जो कांग्रेस लेड स्टेट्स हैं, उनके भी लोगों को बुला के उनको कहा है कि जी आप बहुत सारा ख्याल रखें और वैक्सीनेट करें, सब कुछ करें। तो आप चूँकि दिल्ली में बेस्ड हैं इस वक़्त, तो क्या सूरत-ए-हाल चल रही है जी दिल्ली में कोविड की? नहीं, बहुत सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम उसी सूरत हाल में हैं जब पिछले साल मार्च में थे। जब आपको याद होगा, हमारे वजीर आजम ने 24 मार्च को नेशनल लेवल लॉकडाउन किया था और जी, उसकी जो नतीजे निकले हैं, आप तो बिल्कुल उससे जानकारी पाते हैं। अब इस वक्त हाल ये है कि ये सेकेंड वेव है। इसके म्यूटेंट जो है वो डबल म्यूटेंट है हिंदुस्तान का। ये डबल म्यूटेंट मतलब फैलाता बहुत जल्दी है और जी, दूसरा, हालांकि ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं होती हैं मगर फैल बहुत जाता है। तो इसको आप हमारी सरकार के खिलाफ इस वक्त इतनी एक तरीके की मुखालिफत करते करते रहे हैं लोग कि आपने वैक्सीन डिप्लोमेसी में 56 लाख डोजेस सारे आलम को भेजे हैं। तो अब यहाँ पे अब डोजेस वैक्सीनेशन जो हमारे पास इस वक्त है, उस पर थोड़ी कमी है। दूसरी, बहुत ही जो फैल रही है हमारी महामारी कोविड की, 10 स्टेट्स हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं है, 10 स्टेट्स हैं जहाँ 81% केसेस हैं। तो अब कॉन्सेंट्रेट सरकार कर रही है उन 10 जिसमें जी, महाराष्ट्र खासकर में मौजूद है, महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश है, वैसे मुल्क हमारी रियासतें हैं, मगर ये और फैलेगा। हाँ, कहा जाता है कि अगर अभी इस वक्त 1,70,000 केसेस आते हैं हर दिन, तो हम 3 लाख की तादाद पे पहुंचेंगे अगले 3-4 हफ्ते में। ओए तो होए! इसीलिए स्ट्रेन जो हॉस्पिटल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा है। हमारे वजीर आजम ने हमारी रियासतों के वजीर आला से बात की है, वो काम भी जारी है। कई स्टेट जहां इफेक्ट है, लॉकडाउन भी हो रहा है। महाराष्ट्र के लिए तो शायद आज या कल वो फैसला लिया जाएगा वजीर आला का कि क्या पूरी स्टेट में, रियासत में हाँ, लॉकडाउन होगा कि नहीं। और इसका जो इम्पैक्ट इसरार साहब ये होता है कि आपने देखा है कि मुआश पे क्या असर बहुत पड़ता है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। रोजगारी के लिए, बेरोजगारी के लिए। स्पेशली फॉर द पुअर, स्पेशली फॉर द जी, पुअर। वही। और अगर इस वक्त अगर आप गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे सकते, अगर वो उनकी बेरोजगारी है या तो पैसा या राशन नहीं पहुंचाते, तो ये सामाजिक एक खतरा मौजूद हो सकता है हिंदुस्तान के लिए। हम इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि बेहतर है। हमारी सरकार उनकी एक्टिविटीज को काबू में पाए और ताकि ये जो सेकेंड वेव है इसको पहली वेव की तरह उसको काबू में लाएं
और फिर थोड़ा तो ये महामारी तो जाने वाली नहीं है, 1-2 साल इस पे लगेंगे और लगेंगे, हाँ। इसकी जाने के लिए वैक्सीनेशन जो अभी चल रहा है वो बहुत भारी तादाद पे हिंदुस्तान में हो रहा है, तो वो एक अच्छी बात है इस बुरे चल सूरत-हाल में। चलें, अल्लाह करे कि इससे निजात मिले और सारी दुनिया को मिले, क्योंकि सब दुनिया जो है वो इससे तंग आ चुकी भी है। अल्लाह करे कि इससे मामला ठीक हों। बहुत-बहुत शुक्रिया। इससे अब ज़रा आगे बढ़ेंगे और जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप में जो हम देख रहे थे कि एक थॉइंग ऑफ रिलेशनशिप नज़र आनी शुरू हुई थी। अब वहाँ पे फिर हम थोड़ा-सा एक लल देख रहे हैं, एक खामोशी देख रहे हैं। क्या वजह है मास्टर साहब कि क्या कोई मामलात जो हैं वो फिर बैक टू स्क्वायर वन पे चले गए हैं, या ट्रैक टू डिप्लोमेसी अभी भी जारी है? क्योंकि आप तो मास्टर हैं ट्रैक टू के, तो उस हवाले से जरा मुझे बताएं कि ट्रैक टू पे भी कुछ सिलसिला चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं, ट्रैक 2 तो चलता आ रहा है, कुछ ग्रुप्स तो मिलते हैं तीसरे मुल्कों में, वो तो पिछले मैं भी उस पर मौजूद हूँ, उस प्रोसेस में पिछले 7 सालों 20 सालों से, पर 7 सालों से तो इंडिया पाकिस्तान को चलता आ रहा है। मगर जो आपने कहा मैं समझता हूँ कि ये रेलगाड़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान की रेलगाड़ी जो है इसने कुछ रफ्तार पाई थी, कुछ स्पीड आई थी जब 24-25 फरवरी में वो डीजीएमओस का एक एग्रीमेंट या हुआ था कि सीज फायर। सीज फायर होगा। खुशखबरी ये है, पहले मैं आपको गुड न्यूज सुना देता हूँ कि गुड जी न्यूज जरूर। है कि देखिए 55वां दिन है आज, कोई भी एक केस भी नहीं है फायरिंग का। वेरी गुड। तो मतलब अगर दोनों मुल्क चाहते हैं कि अमन का रास्ता निभाएं तो वो निभा सकते हैं। और आप जानते हैं 5 स्टेट्स का रियासतों का हमारा इंतखाबात हो रहे हैं। मेरे ख्याल में 2 या 3 छोटे लेवल के वर्कर्स ने कुछ पाकिस्तान का जिक्र किया है, कोई पाकिस्तान बैशिंग नहीं हुई। ये ठीक है। बहुत बहुत ही अहमियत बड़े रखता है। इंपॉर्टेंट आप डेवलपमेंट है। जानते हैं हमारे सारे इलेक्शन में जब से ये नई सरकार 2014 में आई है, पाकिस्तान तो पहला मुद्दा था इलेक्शन में उठाने का। और उसके ठीक बात। बाद जम्मू कश्मीर और कश्मीरी कितने ट्रेचरस हैं, कैसे ट्रेडर्स हैं, वो बिल्कुल कमी हुई। जो डिप्लोमेसी के जो एंगेजमेंट्स हैं, जो बयां आते हैं, वो भी एक तरीके का बलोग दिखा रहे हैं, एक मेच्योरिटी दिखा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि लल आया है, हम देख रहे हैं कि लल आया है, मगर बैक चैनल में क्या हो रहा है वो हम इस वक्त जानते नहीं हैं। वो ठीक। कुछ देर में हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। मगर मुझे लगता है मैं सबसे पहले पाकिस्तान को, हुक्मरानों को, इमरान खान साहब को और जनरल कमर बाजवा साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने 17-18 में बयान दिया है इस्लामाबाद सलामती का गुफ्तगू, उस या प्रोसेस और जो कुछ भी मुद्दे उठाए हैं, मुद्दे हैं क्या, बड़े संक्षेप में सिंपली अगर हम बताएं कि देखिए पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो बुनियाद है वो मुआशी सलामती है। अगर आपके यहाँ इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक जमाना हुआ था 70 की या 60 की दशा में, डेकेड में, कि हिंदू रोड रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था इंडिया के बारे में, 3.5% ठीक। उस वक्त पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 7% था और पाकिस्तान की एक तरीके की अहमियत थी। अब अगर वैसी अहमियत आप लाना चाहते हैं कमर बाजवा, मुझे लगता है अंग्रेजी में उर्दू लफ्ज नहीं आ रहे हैं, बहुत ही रेस्ट्रेन्ड है इस बयान में, बहुत ही नुअंस्ड है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। वैसे ऐसे लीडरान मैंने पाकिस्तान में नहीं देखे हैं, क्योंकि वो एक तरीके से ग्रैंड स्ट्रैटेजी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपनी आवाम के सामने, अपनी थिंकिंग कम्युनिटी के सामने लाए हैं। तो मैं पूरा डायलॉग की जो प्रोसीडिंग्स है आपके जो व्यूअर्स को सुनाना नहीं चाहता हूँ, ठीक। मगर कहा गया है कि मोबाइश देखिए, इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी देखिए, इन्वेस्टमेंट हब्स देखिए, जियो इकोनॉमिक्स पे उन्होंने बहुत ही, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो उसकी ज्योग्राफिया है, बेशक। कहाँ लोकेटेड है और कहाँ ठीक। कहाँ वो कनेक्टिविटी पैदा कर सकते हैं। वो मरकजी एशिया हो, जनूबी एशिया हो, यूरोप हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, चीन हो, क्या कर सकता है।
तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक पहला कदम उठाया गया है। मगर अफ़सोस की बात है, नहीं पहले अफ़सोस की बात से पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने एक तरीके का फैसला ले लिया है कि वही रॉन्ग साइड के ट्रैफिक पे नहीं होना चाहिए। क्या ठीक मैं कहना ये चाहता हूँ, अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते करीब होते हैं, इतने करीब है इस वक़्त। ठीक चीन और हिंदुस्तान के रिश्तों में थोड़ा एक तरीके की दरार आई है मशरकी टेंशन लद्दाख आई। में स्टैंड ऑफ हुआ उसकी वजह से। और तीसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए कि अमेरिका और चीन की जो एक तरीके नई कोल्ड वॉर की एक सूरत हाल आ रही है, तो इन तीनों स्ट्रैंगुलेशन में पाकिस्तान गलत रास्ते पे नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक इशारा दिया उन्होंने। अफसोसनाक बात ये रही है कि यू टर्न हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर हाँ, लोग कह रहे हैं कि ये भी एक अफ़सोस की बात है, अशरफ जहांगीर आपके सफ़ीर रहे हैं हिंदुस्तान में, मैं ठीक उनसे सहमत हूँ, तो उन्होंने अल्फ़ाज़ वो डॉन आर्टिकल में लिखे थे, क्या आप अपनी डिफीट को पैकेज कर रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स में? हाँ तो हाँ मेरे ख्याल में वो अल्फ़ाज़ ठीक नहीं थे, क्योंकि अगर गाड़ी आहिस्ता-आहिस्ता रुकी नहीं है गाड़ी, बहुत आहिस्ता चल रही है। ठीक और इसको दोनों ममालिक को चलते रहना सोचना चाहिए। है, इसको आगे कैसे बढ़ाएँ ताकि डिरेलमेंट ना हो। ठीक अगर ठीक रफ्तार ज़्यादा हो, ठीक डिरेलमेंट का क्या क्या एक वजह क्या यानी हो पटड़ी सकती से ना है? उतरे वो, पटड़ी से पटड़ी कि के वो ऊपर चलती रहे। जी हाँ, वही वही तो बाजवा साहब कह रहे हैं, उन्होंने जम्मू और कश्मीर मसले को अलग नहीं रखा है। बड़ी ठीक शाइस्तेगिरी से उन्होंने अपने अवाम को कहा है कि हाँ, डिरेलमेंट हो सकता है अगर जम्मू कश्मीर का मसला एक पुरअमन तरीके से नहीं हल होता है। तो मेरे ठीक ख्याल में अब फायदा किसको होगा? आपका शुगर अगर 30% कम मिलेगा मार्केट में, तो क्या बात क्या होगी? अच्छे पाकिस्तानियों को फायदा होगा। अगर ठीक रुई है, रुई का यान है या शुगर है, आपके पाकिस्तान में इसरार साहब आपको हैरानी होगी, एक एक साल में 30% कमी आई है आपके रुई की प्रोडक्शन। या या शुगर इंडस्ट्री क्राइसिस में है। दोनों कॉटन और शुगर इंडस्ट्रीज चिल्ला रहे हैं सरकार के सामने, कुछ कीजिए और हमारे लिए इमीडिएट बेनिफिट जो होगा, जो एक्सपोर्ट में भी मदद देगा, वो हिंदुस्तान से इंपोर्ट करे। तो ठीक मैं मेरी एक अगर मेरे नजरिए से देखें, मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते पे आने की इसको जरूरत चलते रहना बहुत चाहिए। है। अब जरा थोड़ा सा इसमें और इसमें आप देखिए ना मास्टर साहब के, आपने फरमाया कि उन्होंने ये कहा और सब कुछ ठीक कहा और आपने उसको अप्रिशिएट किया और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने उसको एक्नॉलेज किया। अब मसला ये है कि जब वो बात हुई उसके बाद फिर हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कोई उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया, उस तरह का एक गर्म जोशी हमें महसूस नहीं हुई है। लेकिन ना एक ऑलिव ब्रांच अगर उधर से आई थी तो उसको पकड़ने वाला भी तो कोई हो ना। इधर से हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, फिर 370 का मामला जो है वो वहीं का वहीं है। अब अगर पाकिस्तानियों के लिए भी मसला देखें, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी सेंसिटिव है, आपको पता ही है। अच्छा, अब वो समझते हैं कि अगर 370 भी वहीं पे है और हुकूमत जो है वो चीनी और कॉटन, जिस आपने फरमाया कि हम लोग क्राइसिस में है, वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह जाता है तो हुकूमत के ऊपर आपने देखा किस तरह प्रेशर आया कि भाई 370 भी वहीं के खड़ा हुआ है और आप जाके दोस्ती बढ़ानी शुरू हो गए। अब इधर से भी तो कोई ना कोई आप जैसे दोस्त जो हैं उनको भी चाहिए ना, जो अमन के पैगाम्बर हैं, कि आप अपनी हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें कि भाई मोदी साहब कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ आप भी कुछ लेने देने की बात करें। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कश्मीर के बारे में आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कश्मीरी के सामने कर रहे हैं। या आपकी आपकी आपके नाजरीन जानते हैं कि मैंने 38 साल हिंदुस्तान की एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनी है। मैंने 2 जंगों में हिस्सा लिया है, इंडिया पाकिस्तान की जंगों में। और मैं हूँ जो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के सामने है, पिटिशन डाली हुई है कि 370 370 35A बाइफरकेशन जो डोमिसाइल लॉज लाए गए हैं, गैर आईनी हैं, गैर कानूनी हैं। मैं कह रहा हूँ, तो मैं सहमत हूँ इन मामलों में। मगर देखिए, सरकारें जो हैं
उनको एक तरीके से जैसे मंजरियात की ऑप्टिक्स में ऐसे तरीके से सरकार नहीं दिखनी चाहिए कि कोई दबाव डाला जा रहा है। जैसे आपने कहा है कि आप ऑलिव ब्रांच आगे नहीं बढ़ाते हैं, ये भी प्लॉट के हिसाब से है, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है। ठीक, पाकिस्तान ठीक। के हुक्मरान जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ऑलिव ब्रांच नहीं देगी, जानते हैं, उस पे वो एक तरीके से सहमत है, क्योंकि हिंदुस्तान में मीडिया आपके तरह मीडिया नहीं है। मीडिया एक तरीके से तो गवर्नमेंट कंट्रोल है, दूसरी तरफ मीडिया सरकार पर दबाव डाला जा सकता है कि जो आपकी रफ्तार रेलगाड़ी की 35 किलोमीटर है वो 5 किलोमीटर पर रोक लेगी। तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ बैक चैनल में है। जो ट्रेड और पीपल टू पीपल इश्यूज हैं वो दोनों सरकारें, जो हमारे वजीर एमईएज हैं, पाकिस्तान हो यहाँ हो, Yeah. मगर जम्मू कश्मीर का मसला है वो बैक चैनल में डिस्कस हुआ जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा बाइडेन इफेक्ट भी है उसपे, Yeah. उस पे भी कोई दो राय नहीं है। तो मगर एक मैं देख रहा हूँ पिछले 7 साल में, जब से ये नई सरकार हिंदुस्तान में आई है, काफी काफी एक तरीके से नेगेटिव पॉलिसी संभाली है। जैसे मैंने कश्मीर के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपने कहा, मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन में कहा था कि कश्मीर के बारे में भी क्या, अभी जी, मैं जी, जी। कश्मीर से आया हूँ, 5-6 दिन का दौरा करके आया अच्छा, हूँ, विजिट करके आए। जनूबी कश्मीर में भी हो आया हूँ, ग्रुप के साथ गया हुआ है, वो मैं शेयर करूंगा हाजरीन के साथ। मगर मुझे लगता है कि पाकिस्तान, जैसे आपने कहा है कि ऑलिव ब्रांच क्यों नहीं दिखा रहे, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने देखा है कि हिंदुस्तान की मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देगी, वो पहला कदम होगा कि देखिए कम से कम एक पॉजिटिव, क्या 370 रिस्टोर होगा, उस पे मैं पूरी एक तरीके से आपको एश्योरेंस नहीं दूंगा, वो होने वाला नहीं है, जल्दी में नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है रूलिंग पार्टी। और रूलिंग पार्टी कहती है कि हमें जी डेमोक्रेसी में हमें पूरी तरह की बहुमत मिली है, मेजोरिटी मिली है, तो फैसले करने हैं। अब आईन का मामले में हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, वो तो पूरा वही कर सकते हैं और कोई नहीं कह सकता है, उस पर वक्त लगेगा। जहां तो ये तक जो स्टेटहुड की बात मुझे आप कर लगता रहे है, हैं, निवाज एक और पॉजिटिव जी। नहीं, एक पॉजिटिव बात है, ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अच्छा, ठीक, ठीक, अदरवाइज ठीक। ये थॉट प्रोसेस में निकल आएगा। हाँ, वो ये है कि यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड और शॉक्ड अगर अक्टूबर के महीने में मोदी साहब इस्लामाबाद जाते हैं सार्क मीटिंग, स्टार्ट के लिए, ठीक। ये भी हो सकता है। अब जो आप पॉजिटिव जो कहते हैं ऑलिव ब्रांच में ये पत्ते जो हैं, जैसे मुझे मेहदी हसन की एक गजल याद आती है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा हाल जाने। हमारा जाने है, जाने नहीं न तो जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा बिल्कुल जाने। आपने कंप्लीट कर दिया, मैं कर पा रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलिव ब्रांच में ये है, एक तो है कि आप स्टेटहुड शायद देंगे, दूसरा सार्क समिट हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा वाला हूँ कि वो होगी। इस पे हमें ये भी सोचना है कि दोनों ममालिक में जो मुआइश है, पाकिस्तान की मुआइश तो एक बहुत ही ग्रेव सूरत हाल में है, बिल्कुल ठीक। ग्रेव। हमारी भी वैसे ही हाल होने वाला है। जब हम महामारी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कोविड की हम देख रहे थे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, मगर उस पे और से सेटबैक होगा। तो अफगानिस्तान में अब देख रहे हैं कि अप्रोच दोनों ममालिक का बहुत ही एक तरीके का, जैसे हिंदी हम में कहते हैं, सकारात्मक है, पॉजिटिव है। इतनी जो दुश्मनी हम पहले अफगानिस्तान को देख सकते हैं, इट इज अ जीरो सम गेम, वो रास्ता ना तो पाकिस्तान निभा रहा है ना तो हम निभा रहे हैं। इस पे भी बाइडेन इफेक्ट है, कोई शक नहीं है। इंडस वाटर्स ट्रीटी की मैंने बात पिछली बार भी उठाई थी। पिछली अब दफा। जहाँ टीम आई, कोई दुश्मनी नहीं दिखाई, हाँ उन्होंने कुछ ऑपोजिशन दिखाई है, जो हमने जनाब की ट्रिब्यूटरीज पे डैम्स बनाए हैं, और ऑब्जेक्शन को जैसे प्रोसेस है उसी के हिसाब से करना है। मेरे नजरिए से इसरार साहब, इंडस वाटर्स ट्रीटी को जब हमारे रिश्ते ठीक होंगे, एक रिवीजन हो सकता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। हिंदुस्तान समझता है कि इस वक्त
ट्रीटी पाकिस्तान के फेवर में, पाकिस्तानीज कहते हैं नहीं, हिंदुस्तान हमें बिल्कुल प्यासा बना देगा इंडस वाटर ठीक। ट्रीटी से, इसको संभालना है। मगर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो खिड़की खुली है ना, इसको खुला रखते, खिड़की को और खोलिए, दरवाजे खोलिए, एक ठीक बात। दूसरे के मालिक के लोग हैं, लोग एक दूसरे से मिले। मुझे बताइए कि मैं ट्रैक 2 में दुबई क्यों जाता हूँ, हाँ, डेड सी जाता हूँ, मैं इस्तांबुल क्यों जाता हूँ, मैं हम इस्लामाबाद तो दिल्ली में क्यों नहीं मिल सकते हैं? ये बिल्कुल तो ठीक कर बात। सकते हैं। हम ट्रैक 2 वाले जो हैं सब फॉर्मर जनरल्स हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट्स हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं एक दूसरे के मुल्कों में, फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं। तो हाँ, आप मुझे बताइए, आप एक दूसरे के मुल्क में क्यों नहीं मिल सकते? क्यों नहीं कर ये सकते? छोटी-छोटी बातें मेरे ख्याल में इनको आगे बढ़ाना है। दोनों दोनों को करना चाहिए। अच्छा, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब जरा थोड़ा-सा जे-एंड-के की तरफ आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इश्यू है, जिसकी वजह से ही ये तमाम मामला जो है वो डिरेल भी हो जाते हैं। जो आप कह रहे थे कि पटड़ी के ऊपर चलती रहे गाड़ी, तो बेहतर है। पटड़ी से उतारने वाला जो सबसे बड़ा इश्यू है वो जे-एंड-के होता है, और उसी वजह से मामला जो है वो खराब हो जाते हैं। अब जे-एंड-के में क्या सिचुएशन है इस वक़्त? आप क्योंकि होके आए हैं, आपने थोड़ा-सा ज़िक्र भी किया, लेकिन अब जो थोड़ा-सा आखिर में हमें ये भी ज़रा बता दें कि इस मामले की जो गुत्थी है वो कैसे सुलझ सकती है? क्योंकि देखिए, अगर हम होस्टेज बन के बैठे रहेंगे तो हम तो फिर डेकेड्स नहीं बल्कि सेंचुरीज तक बैठे रहेंगे। कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना दोनों मुल्कों को। अगर जिस तरह आपने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने, इमरान ने जिस तरह ये कहा है कि जनाब आप कनेक्टिविटी का इशू है, कितने लोगों की दुनिया बदल सकती है अगर इंडिया और सेंट्रल एशिया तक इसकी एक्सेस हो जाती है, और उधर उनसे इधर तक वो एक पूरा सिल्क रूट जो है वो उस टाइप का एक रूट बन जाता है। तो ये चीजें जो है अगर होस्टेज बनी रहेंगी सिर्फ एक इशू की वजह से, उसका जरा हमें बताएं कि कैसे ठीक किया जा सकता देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा है कि मैं अभी वादी में हो आया हूँ, जनूबी कश्मीर में भी हो आया हूँ। पहली बात जो है कि एक मंजरियात जो ऑप्टिक्स से देखें, तो बाकायदागी आप देख सकते हैं, नॉर्मल सी देख सकते हैं। अब जो कश्मीर में 5 स्टार होटल में 80% 85% ऑक्यूपेंसी है। है? ये क्यों, जो हिंदुस्तान में एलीट यूरोप जाती थी, अब यूरोप जा नहीं सकती है महामारी की वजह से, कोविड की वजह से, तो अब कश्मीर जा रहे हैं। दूसरी बात है, ट्रैफिक जैम्स हैं, सड़कें खुली हैं, जो बैरियर्स लगाए जाते हैं। मैं पिछले 8 साल से मतलब 8 विजिट किए हैं कुछ पिछले ठीक है। 5-6 साल में, सब में मैंने देखा है वो जो पहले बैरियर्स थे वो हटे। ये एक बात है। ठीक। दूसरी, जो फर्क देखें, कंट्रास्ट देखें, जो तशद्दुद है वो चलता आ रहा है, आज भी जो 5 लोगों की खबर आई। फोर्सेस एक्शंस हैं वो भी बरकरार हैं। अब एक बहुत ही दर्दनाक, क्या बताएं, आंसू आ रहे हैं कि एक 14 साल का लड़का कल शोपियां में मारा गया, घर से भागा और कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, और कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद देखा कि वो एक सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन में मरा। वो क्यों जा रहा है? तो इस पे जो सरकार कह रही है कि बाकायदगी है, नॉर्मल-सी है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आग जो है वो दिलों में है, लोगों के दिलों में वो आग है। वो एक तरीके की, जैसे मैं कह सकता हूँ कि एंटी टेरर, आप देखिए एंटी टेरर लॉज़ जो हैं, उसपे आप यूएपीए कानून है, या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्टिविटीज ऑफ। एक्ट, जी, जी। उसको आप किसी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, जो मुजाहिरीन हैं, उनके खिलाफ लगा सकते हैं। वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, महबूबा मुफ्ती वज़ीर आला रही हैं। उनके महबूबा ऊपर भी मुफ्ती पिछले 3 साल तक मिली-जुली सरकार के वज़ीर आला थे, बीजेपी और पीडीपी की। उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा, उनकी माँ को पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। डीजी सीआरपीएफ और हमारे वज़ीर दाखिला में एमएचए खुद ही एडमिट कर रही हैं कि इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं। खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि ग्रेनेड अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं।
आप कैजुअलिटीज भी मानिए जनवरी से मार्च तक इस साल और पिछले सालों से उसी लेवल पे हैं, थोड़े बढ़े हैं। तो मतलब ये क्या क्या दिखा क्या रही हैं? मैं आपके ये आंकड़े आपके नाजरीन के लिए या मैं जानता हूँ आपका शो आलम में बड़ा पॉपुलर है। ये हकीकत पेश करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी कदम मेरे मुल्क के मरकजी सरकार ने किए हैं कश्मीर के बारे में, उसमें कोई इजाफा, कोई फायदा ना तो मरकजी सरकार को मिला है, ना तो हिंदुस्तान को मिला है। और जो गहरा एक जो वूंड है वो कश्मीरियों पे डाला गया है। इससे क्या हुआ है, एक तो नाराजगी है, मायूसी है, अजनबियत बढ़ती है, एलियनेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर अगर एक तरीके से मरकजी सरकार ने मेन स्ट्रीम जो है कश्मीर में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, सीपीआईएम है, या या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स मूवमेंट है, वो सारे के सारे जो हैं उनको ओब्लिटरेट मतलब मिटाने की कोशिश है और अपनी पार्टीज को लाने की कोशिश जारी है। मगर इससे ये कहना चाहता हूँ कि एक दानेश्वर ने हमसे, जब मैंने बात उठाई है, मीटिंग रही रही थी, उन्होंने कहा कि हमें कश्मीरियों की फिक्र नहीं है, आप हिंदुस्तान की फिक्र कीजिए। क्या हिंदुस्तान के पास एक मॉरल अथॉरिटी है, वो रूल कर सकती है, जबकि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान में और कश्मीरियों को अलग तरीके से और ही जुल्म सितम से टारगेट किया जा रहा है। तो इस पे मैं समझता हूँ कुछ बात हुई शिया ग्रुप्स के, शिया बहुत ही दिलचस्प बात उन्होंने उठाई है, या वो भी बिल्कुल नाराज हैं जैसे बाकी हैं। मगर उन्होंने कहा कि हमारे जो मुहर्रम के जुलूस आप जानते हैं शिया ग्रुप्स के लिए बहुत अहमियत या रखते हैं, बहुत बहुत उनको इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो हमारे ग्रुप्स, उन ग्रुप्स ने हमें कहा कि अगर अमरनाथ यात्रा के लिए सैकड़ों किलोमीटर के लिए आप सलामती कायम बरकरार रख सकते हैं, हमारा जुलूस तो 2 किलोमीटर है, आबी गुजर से जहांगीर चौक तक, उस पे आप हमें सलामती क्यों नहीं दे सकते? तो मतलब जो कुछ भी है इस वक्त कश्मीर में, वो नौकरशाही या अफसरशाही पे छोड़ा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कश्मीर की अवाम कह रही है। ओके ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले जो जो आइडियल सूरत हाँ हाल थे, मगर एक पॉलिटिकल सियासी एक माहौल था जिसपे अकाउंटेबिलिटी दिख रही थी। हम या देख सकते थे कि हम एक तरीके हिस्सेदार हैं जो कुछ भी हो रहा है। वो एक बहुत जरूरी, जमहूरियत में बहुत जरूरी बात है। और इस वक्त वो हम देख नहीं रहे हैं क्योंकि पूरा सरकार जो है वो उसके मतलब मरकजी सरकार कश्मीर पे चला रही है। ड्रग एडिक्शन, क्या क्या बताएं आपके नाजरीन को, ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है। जो जर्नलिज्म है उसको क्रिमिनलाइज किया जाता है। जर्नलिस्ट ने कहा कि हम आर्टिकल, अगर कोई डिसेंट का आर्टिकल हो जिसपे कुछ भी किसी भी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ वर्जी के कुछ वर्ड्स हों, हम वो स्टोरीज लिख ही नहीं सकते, हालांकि वो सच है। सच है क्योंकि हमें जानते हैं कि हमें जेल में डाला जाएगा, कि कोई भी, इतने कानून हैं, किसी भी कानून से किसी को भी अंदर कर सकते हैं। वैसे ही लोगों ने कहा कि मातम, मातम को भी क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, कि अगर किसी फैमिली परिवार का कोई लड़का, जो कुछ भी वजह हो, मिलिटेंस में हुआ, मारा गया, कम से कम उसकी बॉडी तो है, उसको परिवार को तो पहुंचनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मगर उनका हक है इस सरकार ने एक फैसला लिया है कि इनको बेरियल जो होगा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे होगा। तो ये कितनी दर्दनाक बात है कि जो माँ और बाप अपने बेटे के बेरियल में मौजूद नहीं हो, या वो बेरियल उनके घर में ना हो। तो ऐसे देखिए, इतने सैंपल्स में क्या बताऊं, जो डीडीसी जो इतना कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक नया एक तजुर्बा है सियासत के लिए, कश्मीर के लिए, मगर हमने देखा है कि ये भी फेल हुआ है। जमीनी हकीकत है, क्योंकि हम कुलगाम में हम गए, कुलगाम में इतनी पार्टी, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो लीडरान थे या इलेक्टेड मेंबर्स थे, हमने मुलाकात की उनसे। उनको उनको होटलों में रखा हुआ है। वो कहते हैं हम तो
ना तो तरक्कियात के लिए अपनी आवाम के साथ मिल सकते हैं, हम तो अपनी फैमिलीज़ को नहीं मिल सकते। क्योंकि सरकार कहती है कि आपको खतरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है आपके लिए। तो अगर आप इतना मतलब इतनी अनाउंसमेंट, ग्रैंड अनाउंसमेंट की, ये हाँ, डीडीसीज़ एक अल्टरनेटिव है मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स के लिए, मगर ये डीडीसी तो काम ही नहीं कर रहे हैं। और सब के सब कहते हैं जो हमारी पहचान छीनी गई है, वो वापस दिलाइए। हम तो सिर्फ़ अब जीने के लिए, जस्ट फॉर सर्वाइवल हम जी रहे हैं। जो हमारे फीलिंग्स हैं, जो हमारी पहचान है, जो हमारे सियासी एस्पिरेशंस या हैं, उनको कुचला गया है और जमहूरियत किसी तरह से कश्मीर में मौजूद नहीं है। ये एक मैंने संक्षेप में ब्रीफली या आपके लिए कहा है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ये समझना है कि ये आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिनको एक तरीके की कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं उसके, उनको मिटाने की कोशिश बरकरार है कि पीएजीडी को किसी तरह से हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह उसको गिराया जाए, ताकि जो पार्टीज केंद्र सरकार बना रही है एक नई जमहूरियत कायम हो कश्मीर में। वो भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने खुद ही अपनी आंखों से देखा है। और आप जानते हैं इलेक्शन तो आप दबा नहीं सकते ना, इलेक्शन बिल्कुल। इंतखाबात के जो नतीजे हैं वो तो सारा आलम जानता है। पीएजीडी हैज स्वेप्ट द पोल्स इन द वैली। पीएजीडी को 35 सीटें जम्मू रीजन में, जम्मू इलाके में मिली हैं। और इसकी कॉन्ट्रास्ट ये देखिए, फर्क देखें कि बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं वादी में। ज़्यादा लग रही है। पीएजीडी को 35 जम्मू में मिली है, वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। हाँ, और बीजेपी को बीजेपी। कश्मीर की वादी में 3 स्लेंडर मार्जिन से, 300 हाँ, 200, वो भी। तो मतलब वो क्या कहता है कि अगर कोई गुट इस वक्त अहमियत रखते हैं कश्मीर और जम्मू पूरी रियासत में, वो पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन है। और गुपकार डिक्लेरेशन कहता क्या है? हमको 370 दे दीजिए, हमको 35 से वापस दे दीजिए, हमको जो बाइफरकेट किया है पूरी रियासत हमको बरकरार रखनी चाहिए, और जो डोमिसाइल लॉ अब केंद्र सरकार ला रही है उनको आप कैंसिल करवाइएगा, इंतखाबात करवाइए, और देखिए किसकी मेजॉरिटी है, जमहूरी सरकार बने। मगर हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल होने वाले हैं, कश्मीर में जमहूरियत है ही नहीं। ये मरकजी सरकार का वहाँ शासन है, रूल है, और जो वो करना चाहते हैं करते हैं। उसके लिए नौकरशाही या अफसरशाही का जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हो वो कर सकते हैं। वो कर मैं सकते हैं। मैं मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप जैसे जर्नलिस्ट जो बड़े दूर की नज़र से देखते हैं, ह्यूमन एंगल से देखते हैं, इस पे जितना लिखा जाए, इस पे जितनी बहस हो, मैं भी उस बहस में मौजूद रहता हूँ हर दिन। कुछ न कुछ इस ऐसे जो इम्पल्सेस आते हैं उनको संभालना है, क्योंकि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में एक तरीके की पॉलिसी हमारी मरकजी सरकार की है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वो दिन ब दिन जम्मू और कश्मीर की सूरत-ए-हाल में खराबी बढ़ती जा रही है। हाँ, ये कहा जा सकता है, जैसे मैंने कहा है, अब जब आप जवाब देंगे, पिछले 4 दिनों में 12 नौजवान मारे गए। 4 दिन नहीं, 3 दिन, जुम्मा, ओह! शनीचर और एतवार, 3 और उसमें दिनों में मस्जिद को भी 12 नहीं देखा लोग। गया। उसमें मस्जिद को भी जी। नहीं देखा गया। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी हो रहा है। दूसरा, सरकार क्लेम करेगी कि देखिए पिछले 12 दिनों में 2 फैशन शोज़ हुए हैं डल लेक के किनारे। हाँ, वो भी ये तो हकीकत कोई है। ये कोई तो कंपैरिज़न तो नहीं मतलब है। मगर हमें, आप और हमें देखना है कि आप किस तरीके से एक तरीके की बाकायदगी, नॉर्मल सी, बिल्कुल जेन्युइन ठीक। नॉर्मल सी लाए, जमहूरियत लाएं, लोग खुश रहें और आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक। डेवलपमेंट का इतना क्लेम किया जाता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल
के मेंबरान जो कुलगाम में हमें मिले, तो उन्होंने एक स्पष्ट रूप से हमें बताया कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो अगर ये पूरे 5 अगस्त के जो कुछ भी कदम उठाए गए हैं, क्या कहा था, क्लेम क्या की विकास, थी? पार्लियामेंट का एक तो टेररिज्म हटाया जाएगा। अब 1.5 साल से 2 साल होने वाले हैं, टेररिज्म बरकरार है। मैंने अभी आंकड़े दिए हैं। डेवलपमेंट इतनी होगी कि कश्मीरी बिल्कुल मान भी नहीं सकते हैं कि इतनी डेवलपमेंट होगी। असलियत क्या है? डेवलपमेंट कुछ भी नहीं। तीसरी, क्या खुशहाली है? खुशहाली बिल्कुल नहीं है, नाराजगी है, मायूसी बढ़ती जा रही है, नफरत बढ़ती जा रहे हैं, नौजवान मिलिटेंसी के रास्ते पे जा रहे हैं, बेरोजगारी उतनी है जितनी पहले थी, और बेरोजगारी 3 गुना हिंदुस्तान की एवरेज जो है बाकी स्टेट्स की, उससे 3 गुना ज्यादा है। तो अब जो कदम उठाए गए हैं, मुझे कहते हैं मेरे नजरिए से बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है। तो इनको बरकरार रखने के लिए, एक आगे का रास्ता ढूंढने के लिए, मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान प्रोसेस है, वो बहुत अहमियत रखता है। बहुत अहमियत जो रखता है, बिल्कुल बाजवा ठीक। साहब के वर्ड्स हैं, बिल्कुल उस पे जैसे कहते हैं कि कश्मीर का मसला और कश्मीर में पुरअमन तरीके का सूरत हाल लाने के लिए कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडर्स हों, वो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, या महबूबा मुफ्ती जी हैं, तीनों ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते एक तरीके से सुधरने चाहिए, रेलगाड़ी पटरी पे फिर से आनी चाहिए, रफ्तार बढ़नी चाहिए, तभी आप सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही नहीं, मगर खासकर मरकजी सरकार, मरकज हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर की रियासत, वो रिश्ते आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया जमाशी साहब, आपने जो बात की, आप यकीन करें, आपने कहा ना कि वो 14 साल बच्चे को की बात सुन के आपका दिल जो है वो रो रहा है। हमारा दिल भी जो है वो खून के आंसू रो रहा है जब ये बातें सुनते हैं। जाहिर है कैसे कोई इंसान देख सकता है इस तरह का जुल्म और इनजस्टिस। और मुझे याद आ रहा है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने ये कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो सिलसिला है ये फिर चलता रहेगा और ये मामला समझने चाहिए, क्योंकि अगर एलियनेशन इसी तरह बढ़ती जाएगी तो उसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं होगा, ना इंडिया के लिए, ना कश्मीरियों के लिए, ना हमारे पाकिस्तान के लिए। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी आप काम कर रहे हैं इसमें हम लोग, हमारा चैनल, हमारे दोस्त जो भी काम कर सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए और अमन के लिए, हम हाजिर हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए आप एक दूसरे के साथ दोस्ती, आना जाना, मिलना जुलना, जिस आपने फरमाया कि हम इस्तांबुल में जाके क्यों मिलते हैं, हम इस्लामाबाद या दिल्ली में क्यों नहीं मिल सकते, तो हम उसके लिए हाजिर होंगे इंशाल्लाह। हमारा चैनल भी हाजिर होगा और आप जैसे जो दोस्त हैं ये हमारे लिए एक नेमत है, हमारे लिए ब्लेसिंग है, जो कि ये फिजा पैदा कर सकते हैं जो कि दोनों ममालिक के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं और वो इस तरह की बात करते हैं जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ, रेयर है आजकल कोई इतनी पॉजिटिविटी के साथ और इतना इतना जबरदस्त आज आपने एनालिसिस किया। मैंने इतनी कभी क्लोजिंग इतनी लंबी नहीं दी, लेकिन मैं, आप यकीन माने, मैं आपके ऊपर आज आपको हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ कि आपने इतना जबरदस्त एनालिसिस दिया है कि मेरा दिल खुश भी हो रहा है और सिचुएशन देख के मेरा दिल रो भी रहा है। तो इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हम भी उम्मीद रखते हैं कि पीस बिल्डिंग का, जिसमें पिछले 20 साल से मैं काम करता आ रहा हूँ, हमें एक तरीके की सफलता, एक रिजल्ट निकले और पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मास्टर साहब, आपसे राब्ता रहेगा। और अगला हमारा प्रोग्राम जो है वो रमजान मुबारक के दौरान होगा, तो इंशाल्लाह रमजान के दौरान फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच इशराक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।